सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे टेंस और इसकी है आज क्लास नंबर 4। इससे पहले हम लोग जो है पढ़ चुके हैं टेंस के बारे में और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेंस के जो टाइप्स थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी पढ़ लिया था। तो चलो उसके प्रेजेंट इंडेफिनाइट में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके जो है पॉजिटिव सेंटेंस कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है, जिसको मैंने असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव के नाम से आपको बताया था। तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गए थे और नेगेटिव सेंटेंस हो गए थे। इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। बाकी जो इसके बारे में जानकारी होगी वो हम लोग चैप्टर के बाद में लेंगे। जो इंटरोगेटिव वगैरह जो होगा इनका वो चैप्टर के बाद में हम लोग सबका एक साथ में ही पढ़ लेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज हेडिंग डालिए पास्ट इंडेफिनिट। ये है क्या चीज, इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो चलिए जी यहां पर ले लेता हूं मैं पास्ट इंडेफिनिट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट वो टेंस होता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट को दर्शाने के लिए, यानी कि एक सिंपल पास्ट को दर्शाने के लिए। इंडेफिनिट प्रोसेस यानी कि पास्ट में जो काम होता है या होता था, इस तरह की चीजों को, या कोई काम अभी हुआ, उस तरह की चीजों को दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर इसके, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कोई काम अभी अभी हुआ है एकदम से या पास्ट में हुआ, तो उसको लिख देते हैं। जैसे मान लो घंटी बजी, ठीक है जी, ये एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, घंटी बजी। मैंने पुस्तक खरीदी। उन्होंने झूठ बोला। और एक सेंटेंस और लिख लेता हूं चलो मैं, कि राहुल स्कूल गया। चलिए ये मैंने 4 सेंटेंस लिख दिए। घंटी बजी, मैंने पुस्तक खरीदी, उन्होंने झूठ बोला, राहुल स्कूल गया। तो ये सभी के सभी जो सेंटेंस है हमारे पास, इनकी अगर हम फॉर्मेशन इंग्लिश में करना चाहें तो इनकी फॉर्मेशन इंग्लिश में होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब फॉर्मेशन इंग्लिश में होगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम लोगों को जब इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम लोगों को स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी और वो स्ट्रक्चर रहेगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं, गिव मी 1 मिनट। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं स्ट्रक्चर। चलिए यहां स्ट्रक्चर किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। तो हम लोगों को पता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग लिखेंगे यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा लिख देता हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस और मेरे याद आ गया, चलो मैं लिख देता हूं, तुमने गिलास तोड़ा। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, तुमने गिलास कहें या चलो गिलास ले देता हूं, उसका गिलास ही लिख रहा हूं। चलो मैं, चलो तुमने गिलास तोड़ा, ये मैंने लिख दिया एक सेंटेंस। इसको भी चेंज करेंगे अभी हम लोग हिंदी से इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर के अनुसार। ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, तो ये किस चीज का मतलब कौन से प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है? तो ये है भाई हमारे पास इसमें असर्टिव जो सेंटेंस था हमारे पास, असर्टिव का अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। अफर्मेटिव, असर्टिव ये सब है क्या? अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो आपको ये चीजें थोड़ी समझने में कठिनाई होगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जाकर के टेंस के क्लास नंबर 1 जरूर देख लें। उससे आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो उन सब के बारे में जो जानकारी है वो मैंने क्लास 1 में दी है। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये सब हम लोगों ने समझा था कि वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है, एक होती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो सी भी वर्ब्स इसमें प्रयोग की गई है मैं उनको यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो घंटी बजना, इसका मतलब होगा रिंग, ठीक है, रिंग हो गया बजना। तो रिंग इसकी सेकंड फॉर्म होती है भाई रैंग,
और थर्ड फॉर्म होती है रंग। और पुस्तक खरीदना, खरीदने का मतलब हो गया बाय, ठीक है, BUY बाय, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बोट, थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है बोट। झूठ बोलना का हो जाएगा लाई, लाइड, लाइट, ठीक है। स्कूल गया यानी कि गो, वेंट, गोन। थर्ड होगा गिलास तोड़ना, तोड़ना का मतलब हो जाएगा ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो चलिए, हम लोगों को जो जरूरत है इस सेंटेंस में या इस तरह के टेंस में, इनकी जरूरत है हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म की। तो इन्हीं का प्रयोग करते हुए एक बार इन सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों, पहले वाला घंटी को बोलते हैं हम लोग बेल, ठीक है, बेल। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, रैंग, ठीक है। तो मैं रैंग लिख देता हूं, बेल रैंग, फुल स्टॉप। मैंने पुस्तक खरीदी, तो मैंने का मतलब आई बॉट बुक, ये अ बुक लिखता हूं, ठीक है, आई बॉट अ बुक। उसके बाद यहां पर लिखा जाएगा उन्होंने झूठ बोला, तो मैं लिखता हूं उन्हों का मतलब यानी कि दे लाइट, क्योंकि हमारे पास सेकंड फॉर्म क्या है, लाइट। चलो इसको थोड़ा सा सेट करता हूं, लो भैया। चलिए जी, फोर्थ सेंटेंस हो गया हमारे पास कि राहुल स्कूल गया। तो अब राहुल जी चले गए हैं भाई स्कूल, तो लिख देंगे राहुल वेंट टू स्कूल। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, तुमने गिलास तोड़ा। लो जी, तोड़ दिया तुमने गिलास, तो मैं आपको ब्लेम लगा रहा हूं बिल्कुल कि यू ब्रेक, ब्रोक, ठीक है जी। यहां पर हम लोगों को किसकी जरूरत होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो जो है हमारे पास ब्रोक, ये रही। तो यू ब्रोक द ग्लास, ठीक है। वैसे टम्बलर होना चाहिए, चलो टम्बलर लिख देता हूं मैं भाई, गिलास की बात कर रहे हैं, टम्बलर। टम्बलर का मतलब जो गिलास होता है हमारा पानी पीने वाला, उसको बोलते हैं टम्बलर। अगर आप ये वाला गिलास लिखते हैं तो इसका मतलब तो होता है भैया कांच, ठीक है। अगर आप खिड़की के अंदर लगे हुए कांच की बात करते हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं पेन, ठीक है, पेन। अब पेन भी कई तरह का है, ठीक है, एक ये वाला पेन और एक पेन ये वाला, ये पेन हो गया। तो इसका मतलब आपको पता है पेन यानी कि ये वाला पेन, यानी कि खिड़की वगैरह के अंदर जो फ्रेम में जड़ा हुआ जो शीशा होगा उसको कहेंगे पेन। और ये वाला जो पेन है इसको कहा जाएगा दर्द, दुख, पीड़ा, ठीक है, ये वाला दर्द। और ये पेन जो हो गया आपको पता है कलम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, उस पेन का मतलब हो गया पेन। और एक पेन आपको पता है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड पे जो यूज होता है। और पैन का मतलब होता है ऑल ओवर के रूप में, जैसे पैन इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर किस चीज को लागू कर देना। यानी कि हम कहें दिस एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड पैन इंडिया, तो मतलब पूरे के पूरे इंडिया के अंदर इस एक्ट को लागू कर दिया गया, तो उसको पैन इंडिया भी बोल दिया जाता है, ऑल ओवर बाउंड्रीज के अंदर। तो चलिए, फिलहाल वोकैबुलरी का पोर्शन नहीं है हमारा, पोर्शन है हमारा फिलहाल टेंस का भाई। तो टेंस के बारे में ही समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते हैं हम लोग हिंदी से इंग्लिश में। और इसकी पहचान के बारे में बताता हूँ। चलो मैं आपको, पहचान क्या रहेगी, बस पहचान इसकी ऐसी रहेगी जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए वहीं पे आप मान लेंगे कि वो हो गया है पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर सभी की जगह मैंने किसका प्रयोग किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। लेकिन एक सेंटेंस और है, मैं अगर लिख दूं ही हैज बॉट अ बुक, लीजिए उसने एक पुस्तक खरीद ली है, या मैं ऐसा लिखूं ही हैज ऑलरेडी बॉट अ बुक। चलो इसको फिलहाल इतना समझते हैं, वो सब बातें बाद की हैं। फिलहाल मैं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाता हूँ। अब देखिए, बोट यहाँ पर जो है ये भी वर्ब और ये भी वर्ब, और आपको ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मैं कहूँगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा होती है कि कौन सी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बस आप इतना समझिए कि जहां पर भी आपको ये दोनों एक जैसी शक्ल के जरूर हैं देखने में, यानी कि चेहरा तो एक ही है इनका, इनकी स्पेलिंग सेम है, तो कंफ्यूजन होती है कि कौन से वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन से वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आप ये समझिएगा कि जहां पर आपको वर्ब की इस फॉर्म के सामने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए, ठीक है जी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए, तो उस समय हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए तब, यहां पर जैसे कि इन सेंटेंसेस के अंदर है।
लाइड है, इसकी सेकंड फॉर्म भी लाइड है एंड देन थर्ड फॉर्म भी इसकी लाइड है। उसके बाद अगर चलिए ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन तो इसकी थर्ड फॉर्म है वो अलग है, ब्रोक अलग है, और बाकी तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग की गई है तो इसका मतलब है कि ये सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर इसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लग गई, बस जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में आ जाएगी तो इसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बस इतना ध्यान रखिए आप। बाकी जो कुछ होगा जब पैसिव वॉइस करेंगे उसमें और ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। कभी कभी बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ पास्ट पार्टिसिपल काम करेगी, वो सब बाद की बातें हैं। फिलहाल आप इतनी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग बना ले दिमाग में। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म से ही आपको इसकी पहचान हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इसकी बताता हूं आपको। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया इसका पॉजिटिव। अगर इसका बनाना हो भैया नेगेटिव तो क्या करेंगे हम लोग? नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि क्या रहता है, कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर इतना रहता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लिखते हैं हम लोग नोट, उसके बाद में लिखते हैं मेन वर्ब, उसके बाद में जो कुछ बचेगा ऑब्जेक्ट, देन जो भी कुछ आपका सेंटेंस में बचता है उसको इसके बाद में लगा देते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हमको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट और उसके बाद में मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अभी इससे पहले जो मैंने सेंटेंस लिखा था उसमें मैंने लिखा था हैड बोट, ठीक है। तो इसमें ये जो बोट है ये हो रही है हमारे पास मेन वर्ब, और ये जो हैड है ये हो गई हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। इसी को कहा भी जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब्स, AUXILIA ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए जब टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे उसमें और ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इतना समझिए कि एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और कोशिश करते हैं एक सेंटेंस बनाने की। अब ये वाला फर्स्ट वाला सेंटेंस ही बना करके देखते हैं। इसको मैं लिख देता हूं घंटी नहीं बजी। लो जी, घंटी नहीं बजी। जब घंटी नहीं बजी तो हम लोग क्या बनाना है? द बेल। चलो दा लगा देता हूं मैं इसके साथ में फिलहाल, द बेल। अब नोट का तो प्रयोग करना है भैया, लेकिन दिक्कत एक है। दिक्कत क्या है कि नोट तो है लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे तो चलो भैया हमने हेल्पिंग वर्ब खोजने की कोशिश की लेकिन इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नजर ही नहीं आई। तो एक चीज समझें कि जो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये होती है भैया डिड, ठीक है, DID, डिड। बस तो DID हम लोग प्रयोग कर देंगे यहाँ पर। तो द बेल, तो मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ यहाँ पर, डिड नॉट। अब क्या होगा? अब बात आएगी मेन वर्ब की, ठीक है। मेन वर्ब कौन से वाली होगी? इसमें आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपके दिमाग में एक शंका उत्पन्न होगी कि सर इससे पहले जो हम लोगों ने सेंटेंस बनाए हैं उसमें तो हम लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की है, लेकिन इसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। तो भैया इतना समझिए कि जो हमारे पास डू होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है, और देन थर्ड फॉर्म होती है डन। जब हम लोगों ने इसकी सेकंड फॉर्म डिड का प्रयोग कर लिया है यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोगों को बार बार जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, द बेल डिड नॉट रिंग, ठीक है, क्योंकि रिंग की सेकंड फॉर्म तो थी रंग, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को रिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने डिड का प्रयोग कर लिया है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। अब इनको मैं नेगेटिव में चेंज कर लेता हूँ एक बार। कहाँ गया भाई? ये रहा। तो चलिए इन सभी को मैं मिटाता हूँ यहाँ से एक बार के लिए। और मैंने पुस्तक लो जी खरीदी भी हटा देता हूँ, और उन्होंने झूठ नहीं बोला हो जाएगा, ठीक है। राहुल स्कूल नहीं गया हो जाएगा, ठीक है। तुमने गिलास नहीं तोड़ा, ये सब हो जाएंगे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस इसके। तो चलिए लिख देता हूँ मैंने पुस्तक नहीं खरीदी, क्योंकि हम लोगों को नेगेटिव की फॉर्मेशन समझनी है ना, इसीलिए मैं नेगेटिव बना रहा हूँ इन सेंटेंसेस को। उन्होंने झूठ नहीं बोला। फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा राहुल स्कूल नहीं गया। तो चलिए बस नहीं जोड़ देना है इसमें। लो जी, और तुमने गिलास नहीं तोड़ा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुमने नहीं तोड़ा, तुम तो ब्लेम मुझ पे लगा दोगे, है ना। कोई बात नहीं, चलो
फिलहाल तो हमको सेंटेंस सीखने हैं, ब्लेम बाद में लगाते रहेंगे। तो मैंने पुस्तक नहीं खरीदी, तो आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये रही वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, तो आई डिड। उसके बाद लगेगा नॉट, तो लगा दो भाई नॉट, क्या दिक्कत है। उसके बाद लगेगा मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पुस्तक खरीदना अभी हम लोगों ने समझा था कि खरीदने को कहते हैं हम लोग बाय, ठीक है। तो यहाँ पर बाय, अब देखिए बाय भी कई तरह का है भाई, ये वाला बाय, ये वाला बाय, ठीक है, और एक ये वाला बाय, ये है क्या अभी समझेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हम लोग इस वाले बाय की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है खरीदना, ठीक है, ये वो वही खरीदना। तो चलिए आई डिड नॉट, अब इसको हम लोग लिखेंगे बाय अ बुक। चलिए जी, क्योंकि वो अब क्या फर्स्ट फॉर्म की प्रयोग करना है, तो बाय फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म थी बोट, थर्ड फॉर्म भी थी बोट। थर्ड की बात करें, उन्होंने झूठ नहीं बोला, तो मैं लिखूंगा दे डिड नॉट लाई का प्रयोग होगा अब की बार, क्योंकि लाई का मतलब होता है झूठ बोलना अपने आप में ही। इसके साथ में स्पीक और टेल जैसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता। कभी कभी हम लोग कर देते ना, ही स्पोक लाई, वो स्पोक का नहीं हो, ही टोल्ड लाई, तो वो सब नहीं होगा। लाई अपने आप में ही एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है। इसके साथ में टेल या स्पीक जैसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट लाई ही लिखते हैं। इसका खुद का ही मतलब होता है झूठ बोलना। तो चलिए फोर्थ पे चलते हैं। राहुल स्कूल नहीं गया, तो मैं लिख देता हूं राहुल डिड नॉट गो टू स्कूल। लो जी, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। डिड आ गया, इसी वजह से अब गो का प्रयोग होगा, वेंट का प्रयोग नहीं होगा। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। तुमने गिलास नहीं तोड़ा, सो लिख देता हूं यू डिड नॉट, ब्रोक नहीं आएगा, अब की बार आएगा ब्रेक द टम्बलर लिख रहा हूं। चलो फिर से मैं टम्बलर, TUMBLER टम्बलर। सो यू डिड नॉट ब्रेक द टम्बलर। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई हैं कि कहां पर हम लोगों को डिड का प्रयोग करना है और कब हम लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और कब हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं कि अगर सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव का पॉजिटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है एडजेक्टिव का, तो हम लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। लो भैया, ये मैंने लिख दिया, ये यहाँ पर भी लिखा है। अगर हमारा सेंटेंस हो गया एडजेक्टिव का नेगेटिव, तो हम लोगों को क्या करना है, डिड का प्रयोग होगा, उसके बाद में नोट का भी प्रयोग होगा, देन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक्स के नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इससे नेक्स्ट वाले टेंस के बारे में समझेंगे और फिर धीरे धीरे करके एक एक टेंस को ऐसे ही समझते चलेंगे। और अंत में जब हमारे पास सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में एरर स्पॉटिंग पर भी हम लोग जाएंगे और कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस जो बनते हैं हमारे पास टेंस के बेस पर, वो सब कंप्लीट करने के बाद फिर इसी के बेस पर आपका चलेगा एक्टिव पैसिव वॉइस, इसी के बेस पर चलेगा नरेशन, इसी के बेस पर बनेंगे क्वेश्चन टैग्स। तो यानी कि ये एक ही चैप्टर काफी सारे चैप्टर का बेस है। तो इसको अगर आपने एक बार ठीक से समझ लिया तो आपकी 50% इंग्लिश कवर हो जाती है। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता लग जाता है, आपको ये पता लग जाता है कि जो सेंटेंस दिया गया है ये कहना क्या चाह रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है, या जो एक्शन इसके साथ हो रहा है वो एक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है या चल रहा है। उन सब चीजों के बारे में जानकारी देता है हमको टेंस। तो इसकी समझ बनाना बहुत ही आवश्यक है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं एक एक करके इसी तरह से आपको एक एक टेंस के बारे में जानकारी देता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, क्लास को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।